दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। द प्रिंट में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं विजय त्रिवेदी। आज इनसे बातचीत इसलिए हो रही है कि इन्होंने एक किताब लिखी है, भारी भरकम किताब है, संघम शरणम गच्छामि। आरएसएस के 95 इयर्स के सफर पर यह किताब है। लगभग 100 साल आरएसएस के पूरे होने वाले हैं। तो और इस वक्त आरएसएस चर्चा में है, बीजेपी सत्ता में है और आरएसएस चर्चा में है, इसलिए किताब बहुत टाइमली भी है, यूं कहें तो विजय, सबसे पहले ये किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया और कितनी मशक्कत करनी पड़ी आरएसएस के बारे में, उसके अंदर घुस के उसके बारे में और समझने में? जी रेनू, एक तो पहले ये मेरी किताब है संगम शरणम गच्छामि, जो इका वेस्टलैंड ने छापी है, वेस्टलैंड बुक्स में प्रकाशित की है। और ये उनका आइडिया है, हमारी जो एडिटर है मीनाक्षी, उनका आइडिया था कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए। मैं तो कम से कम 25 साल से 30 साल से आरएसएस और बीजेपी कवर कर रहा हूँ, तो उसमें लगातार उस पर स्टडी होती रही। लेकिन ये मेरे ख्याल से मेरी ये चौथी किताब है। उसके बाद भी इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च का काम किया, 3.5 साल करीब करीब इस पे लगे। आप तो खुद इतने लंबे समय से रिपोर्टिंग में और जर्नलिज्म में रही हैं, तो जानते हैं कि आरएसएस को कवर करना और आरएसएस पे रिसर्च करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आरएसएस के जो लीडर्स हैं उनसे बात निकलवाना, उनसे बात करना हमेशा वो रहता है मुश्किल में। और मेरी कोशिश ये थी, आरएसएस पे बहुत किताबें आई हैं, कोई सवाल कर सकता है कि आरएसएस पे ऐसा क्या है, तो ज्यादातर किताबें आरएसएस के लोगों ने लिखी हैं, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। दूसरा, आरएसएस के जो बिल्कुल धुर विरोधी लोग हैं उन्होंने लिखी है। हमने कोशिश की है कि आरएसएस के डॉक्यूमेंट के तौर पर 100 साल का जो करीब करीब सफर है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो। चाहे आप आरएसएस के आलोचक हों, आरएसएस को पसंद करने वाले हों, लेकिन आरएसएस के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। मैंने उसमें लिखा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एक निष्पक्ष भाव से लिखने की कोशिश है। आप इसको नितिन गडकरी जी से आपने इसमें प्रस्तावना लिखवाई है, लेकिन वो साफ तौर पे आपसे डिसएग्री भी कर रहे हैं, तो शायद यही आप कहना चाह रहे हैं कि इस किताब में। जी, यही एक वजह है, क्योंकि आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी से मैं मिला, उनको जब पुस्तक भेंट की तो उन्होंने कहा कि ये आपने किताब पे लिखा है कि आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज, तो बोले कि आपने ज्यादा हमारी खिलाफ तो नहीं लिखा है। तो हमने कहा कि नहीं, खिलाफ किसी के नहीं है, न समर्थन में है, कोशिश है। नितिन गडकरी जी से भी बात हुई, नितिन गडकरी जी को किताब पसंद आई, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें नहीं पसंद थी। तो हमने कहा आप प्रस्तावना में जो आपको ठीक लगता है वो लिखिए, क्योंकि हमें तो आरएसएस के लिए नहीं लिखनी, हमें अपने पाठकों के लिए लिखनी है, जो जानना चाहते हैं आरएसएस के बारे में, आरएसएस से जुड़े हुए मुद्दों पर, आरएसएस और बीजेपी रिलेशनशिप पर, आरएसएस की आइडियोलॉजी पर, आरएसएस के जो बड़े सरसंघचालक रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार, गुरु जी और बाला साहब देवव्रत, उस पर भी अलग अलग चैप्टर्स इसमें लिखा गया है। मुसलमानों को लेकर पूरा एक चैप्टर है, राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर एक पूरा चैप्टर है, और इमरजेंसी और खासतौर से आजादी आंदोलन, ये 2 बड़े मुद्दे रहे जिस पर आरएसएस को हमेशा घेरा जाता है, उन पर भी अलग अलग चैप्टर लिखने की कोशिश की। आगे की चर्चा इन्हीं सब मुद्दों पे करते हैं। आप बता रहे हैं इस किताब में कि आरएसएस 40 देशों में फैली है, 60,000 से ज्यादा इसकी शाखाएं लगती हैं, 175,000 संघ के प्रकल्प हैं, यानी काफी फैलाव है। और अगर इसकी स्थापना से लेके अब तक देखें तो क्या हाल के दशक में जब सत्ता में रही बीजेपी, क्या इसका फैलाव और ज्यादा बढ़ा? क्या बीजेपी ने इसकी मदद की? बीजेपी ने उसकी मदद भले ही नहीं की हो, लेकिन फैलाव हुआ, तेजी से बढ़ा, दुनिया में भी और देश में भी। वो एक वजह होती है, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी करीब करीब सेम है। तो जो बीजेपी का वर्कर है, जो बीजेपी पावर में है, तो बहुत सारे लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे, जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, वो भी अपने हित साधने के लिए भी, और कई लोग होते हैं जो नहीं जानते थे, वो भी आरएसएस से जुड़े हैं। तो आरएसएस का जो एक्सपेंशन है वो बड़ा हुआ है। दूसरा, पिछले 20 साल में आरएसएस ने अपने प्रकल्पों को बहुत बढ़ाया है। अपने जो काम है, अपने जो संगठन है, उसके जो सहयोगी संगठन है, जिसे वो विविध क्षेत्र के संगठन आजकल कहते हैं, पहले हम लोग संघ परिवार बोलते थे। तो उनका कहना था कि मैंने सवाल किया कि संघ परिवार और विविध क्षेत्र के संगठन में फर्क क्या है। तो उनका कहना था कि संघ परिवार जब आप कहते हैं तो परिवार का मतलब होता है कि एक हेड है जो सबको निर्देश दे रहा है, छोटे भाई को, बड़े भाई को, बेटे को, सहयोगी को, सबको। लेकिन यहाँ निर्देश नहीं दिया जाता, इसलिए उससे जुड़े हुए संगठन है, सब अपने अपने इंडिपेंडेंट है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उनको कोई मदद चाहिए होती है टीकाकार ये भी कह सकता है कि ये इंडिपेंडेंस दिखा के आरएसएस अपने हाथ बचा लेती है जब भी कोई प्रॉब्लम आए।
तो जब जिक्र आपने मैंने इसकी किया है। रिसर्च की तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये चलता है? नहीं, इसका जिक्र मैंने किया है कि आरएसएस, बल्कि सवाल ही मैंने किया है आरएसएस के बड़े पदाधिकारी से कि ये जो आप कहते हैं कि हम परिवार नहीं विविध क्षेत्र के संगठन है, तो ये आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं कि कोई वो करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से करते रहें और जब आपको जिम्मेदारी लेनी हो तो आप बच सकें। तो उनका नहीं, ऐसा नहीं है। जो संघ को समझने की कोशिश करेगा उसे समझ में आएगा कि हम इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भले ही जो डे टू डे वर्किंग होती है विविध क्षेत्र के संगठनों की, चाहे वो एबीवीपी हो या बीजेपी हो या भारतीय मजदूर संघ हो और आजकल जैसे भारतीय किसान संघ है, ये जो सारे संगठन हैं उनकी डे टू डे वर्किंग में आरएसएस इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन यदि बहुत बड़े निर्णायक फैसले हो तो उसमें आरएसएस की सलाह शामिल होती है। आरएसएस भले ही डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे घटनाओं का जिक्र किया है जब आरएसएस के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने सहयोगी संगठनों को किस तरह के डायरेक्टिव्स दिए हैं। फॉलो करना उनकी बात है, और अगर वो जो माइन्यूट आप कह रहे हैं कि एवरीडे कि भाई उन्होंने कहीं प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कोई गुंडाई करी या उन्होंने कोई अच्छा काम भी किया, वो उनके जिम्मे, आरएसएस का रोजमर्रा के उनके जीवन में दखल नहीं है। लेकिन एक ब्रॉड उन्होंने आउटलुक दे दिया कि हमें इस दिशा में जाना है, हम इस नीति को फॉलो करेंगे, हमारी वर्ल्ड व्यू ये है। जी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि स्वदेशी का मसला है, तो स्वदेशी पे आरएसएस का जो आउटलुक है वो उन्होंने अपने स्वदेशी जागरण मंच को, भारतीय किसान मंच को, भारतीय मजदूर संघ को और जो इकोनॉमिक विंग है उनको बता दिया है। अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातों पर वो नहीं जाते। राम मंदिर आंदोलन का जो एक बड़ा व्यू था, जो बाला साहब देवरस ने चर्चा की अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से 1984 में, उसका जिक्र है इसमें कि जो पालमपुर का अधिवेशन की तो हम सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है कि किस तरह से आरएसएस ने देखा कि कांग्रेस जो है पूरे विश्व हिंदू परिषद या हिंदुओं को एकजुट कर रही है और वो उसकी लीडर बन रही है, तब संघ की लीडरशिप ने इस पूरे गेम को ट्विस्ट करने की कोशिश की और उसकी नई स्ट्रेटेजी बनाई गई कि कैसे जो बीजेपी या जो सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। और भले ही लोग कहते हैं बीजेपी ने फैसला किया, लेकिन इसकी हरी झंडी बाला साहब देवरस ने दी, बल्कि कहना चाहिए उन्होंने एक डायरेक्शन दिया वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को कि आपको इस पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बात जो संघ हमेशा कहता है और हाल के दिनों में थोड़ा कम कह रहा है, लेकिन ये एक हमेशा कि वो एक सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम सबको पता है कि राजनीति से अब काफी कुछ लेना देना हाल के दिनों में तो खास तौर पे लगता है कि है। आपने जब रिसर्च की, आपको क्या लगता है कितना सामाजिक है, कितना राजनीतिक है? नहीं, यदि कामकाज की दृष्टि से देखें तो सामाजिक है, क्योंकि समाज के हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, वनवासियों का हो, आदिवासियों का, तो वो एक सामाजिक है जिस पर संघ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन जो उनका भी अब बदलाव आया है, वो कह रहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है लाइफ का और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें भी वही वो बात कहते हैं कि डे टू डे आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है आरएसएस। वो इस बात को इनकार करते हैं कि वो कोई विधायकों या सांसद के टिकट का फैसला नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को डायरेक्टिव्स दिखते हैं, कई बार दिखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला जब 2011-12 में किया गया तो वो फैसला संघ ने किया। और 2004 में जब संघ ने फैसला किया कि वाजपेयी सरकार जीते हारे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें संघ को आगे बढ़ाना है, तो ये फैसला भी संघ का फैसला था। 2019 में भी उन्होंने, 2014 में तो तय कर लिया था कि यदि यूपीए सरकार रह गई तो पूरी जो विचारधारा है संघ की और जो भी हिंदू विचारधारा जिसे हम लोग कहते हैं, आप कहते हैं, वो कहीं खत्म ना हो जाए, वो संकट में ना आ जाए, तो संघ ने निर्णय किया कि हर हाल में ये चुनाव जीतना है। और आपने देखा होगा कि उस समय जो कुछ हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी नाराज हुए, बहुत सारे लोग और भी थे जो नाराज हुए, आज इस दुनिया में भी नहीं है, उन सबको दरकिनार करते हुए संघ ने फैसला कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही उस इलेक्शन को लीड करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो बड़ा फैसला था। तो अब बड़ा फैसला आप अपने तय करें और बाकी छोटी छोटी चीजें छोड़ दें तो उसका अलग मायने होता है, उसको कैसे भी आप देख सकते हैं। संघ ने तय किया कि मोदी बनेंगे, मोदी को बैक किया संघ ने। लेकिन अगर उससे थोड़ा पीछे चलें तो वाजपेयी और संघ के रिश्ते हमेशा उतने स्मूथ नहीं रहे। वाजपेयी भी अपनी मन की बहुत करते थे और वो एक तरह से उस तरह से 100% स्वयं सेवक जैसे बिहेव भी नहीं करते थे। तो वो उससे लेके और अब जो मोदी के साथ रिश्ते हैं उसमें क्या फर्क देखते हैं, क्या डायनेमिक्स बदली हैं? एक बड़ा फर्क ये आया है कि
पहले हम लोग कहते थे कि आरएसएस बीजेपी का रिलेशनशिप बिग ब्रदर का है, यानी संघ जो है बिग ब्रदर है और बीजेपी जो है वो छोटा भाई है। लेकिन उस समय जब वाजपेयी जी थे तो वो संघ की परवाह पार्टी के फैसलों में या सरकार के कामकाज में नहीं करते थे, बल्कि उनको दखल पसंद नहीं था, ये कहना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी जो उस समय सरकार में थे वो संघ के लीडर से बड़े लोगों में से थे, जो संघ काफी की सीनियर लीडरशिप थे। उस समय थे उनसे भी सीनियर थे। आज बदलाव आया है, आज जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें और संघ की लीडरशिप बराबर है। इवन जो मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो दोनों का बर्थ ईयर एक है और दोनों ने संघ में साथ साथ काम किया है, तो वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग दूसरी हुई है। और जैसे मेरी कई लोगों से बात हुई, किताब में भी इसकी चर्चा है कि अब वो बिग ब्रदर की भूमिका को आप बराबर की या जुड़वा भाइयों की भूमिका में देखते हैं। तो अब दोनों मिलकर एक आपसी अंडरस्टैंडिंग हो गई और मोदी जी की मोहन भागवत के साथ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई कंफ्लिक्ट आपको दिखाई नहीं। आज किसान आंदोलन में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो उनका किसान संगठन है वो क्यों नहीं आ गया, ये उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। जी। आपने बताया कि क्योंकि समकालीन है और दोनों की सोच भी मिलती है, तो ये एक रैपो है और ये अच्छे से चल रहा है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, आने वाले दिनों में भी क्या ये रैपो ऐसे ही बनेगा या ये एक प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी पावरफुल होती जाएगी या जैसे जैसे बीजेपी का कद ऊंचा होता जाएगा, तो संघ के और उसके डायनेमिक्स में फर्क तो आएगा। तो उसको आप कैसे चैलेंज देखते हैं, या आपको लगता है कि ये भी एक एवोल्यूशन का तरीका है और दोनों फिर भी तारतम्य बैठा पाएंगे? ये एवोल्यूशन का तरीका है, मतलब चैलेंजेस तो है ही, क्योंकि बीजेपी लगातार ताकतवर होती जा रही है, बढ़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी खासतौर से समझते हैं कि संघ उनकी ताकत है और संघ को भी, जो संघ की लीडरशिप है उनको भी समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी के रास्ते वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं और नरेंद्र मोदी उनकी जरूरत है। तो एक बड़ी ताकत का छोटी ताकत का जो चैलेंज होता है वो तो है, लेकिन इवोल्यूशन का एक तरीका है। जो 2022 का प्रधानमंत्री जी 75 ईयर्स ऑफ स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, संघ जो है 2047 पर चल रहा है कि आजादी के 100 साल कैसे पूरे होंगे, 2025 में संघ के जब 100 साल पूरे होंगे तो उस पर कैसे काम होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संघ के जो बेसिक आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस एजेंडा को पूरा किया। आप देखिए 2014 से 2020 में संघ का जो बीजेपी का जिसे आप एजेंडा कहते हैं, जिसे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कहते हैं, वो संघ का ही एजेंडा है ना। धारा 370 की बात हो या राम मंदिर की हो, तो ये संघ का एजेंडा है, तो वो उसे पूरा कर रहे हैं। तो संघ को इससे बेहतर क्या चाहिए कि उनका एजेंडा सरकार के रास्ते से आराम से पूरा होता जाए। इसमें लगता रहता है छोटा मोटा इवोल्यूशन के दौरान जो चैलेंजेस होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अब जो है ना कंफ्लिक्ट कहीं पर संगठन के लेवल पर है ही नहीं। अब डील सीधी सीधी सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री जी के बीच में हो रही है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। तो वो क्राइसिस फिलहाल वो क्राइसिस नहीं है और वो ईगो हैसल नहीं है जो वाजपेयी जी के वक्त में थी, वाजपेयी जी और सुदर्शन जी के वक्त में। और उस वक्त भी आपको याद हो 1998 का कि वाजपेयी जी सुदर्शन जी में ईगो हैसल थी, सब कुछ था, वाजपेयी जी नहीं चाहते थे, फिर भी जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन को राष्ट्रपति भवन में मंत्रिमंडल की लिस्ट भेजने के बाद बदला गया नाम। तो संघ की बात सुनी उन्होंने तब भी संघ की, तब भी चाहे बाद में उन्होंने उनको पीछे के रास्ते दूसरे रास्ते एडजस्ट किया, योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और ये सब। जी जी जी। अब हम बात करते हैं संघ के बारे में। संघ की इमेज है कि ब्राह्मणवादी संस्था है, जो चीफ है हमेशा ब्राह्मण रहे। उसकी आरक्षण पे क्या उसके व्यूज हैं? क्या ये सारी चीजें भी इवॉल्व हुई हैं संघ की? बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई है। एक तो ये परसेप्शन हम सब लोगों ने बना रखा है कि संघ जो है ब्राह्मणवादी संगठन है। उसका एक कारण बड़ा ये है कि जो चीफ हैं वो पिछले डॉक्टर हेडगेवार से मोहन भागवत तक, राजेंद्र सिंह जो प्रोफेसर रज्जू भैया थे, उनके अलावा सभी लोग ब्राह्मण रहे, पहली बात। लेकिन उसकी बड़ी वजह है कि संगठन को जब मैंने समझा कि जब संघ शुरू हुआ तब ब्राह्मणों का वहां पर एकाधिकार था, ब्राह्मण मूवमेंट में लगे हुए थे और हेडगेवार और फिर गुरुजी गोलवलकर जब आए तो वो उसकी वजह से। लेकिन आज संघ में बहुत सारे स्तर पर सभी जातियों के सभी तरह के लोग वहां पर मौजूद हैं। उसकी पहचान क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि संघ, यदि आप शाखा में जाएंगे या संघ के किसी कार्यक्रम में जाएंगे या संघ के प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे तो वहां जाति पूछी ही नहीं जाती। और संघ खुद भी अपने आप को प्रमोट नहीं करता जाति के तौर पर भी। जबकि आप समझे, जिसे आप अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग आरएसएस का बैकग्राउंड वर्क है।
जातियों के साथ समावेशी होने का। और संघ ने क्या काम किया कि जो छोटी छोटी जातियां थी उनके जो लोक देवता थे उनके कार्यक्रमों को करने का आयोजन किया, उनके साथ मिलने का काम किया। तो संघ की एक बड़ी किताब है जिसे हम लोग संघ के लोग एक तरह से संविधान कहते हैं, विचार बिंदु। उसमें संघ की हर एक्टिविटी का डायरेक्शन है, ठीक है। वो किताब लिखी है रंगा हरी साहब ने। रंगा हरी संघ के बड़े दलित लीडर्स में से रहे, लेकिन कभी संघ ने उसको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया कि रंगा हरी दलित लीडर रहे हैं। और रंगा हरी ने ही गुरु गोलवलकर जी की वो लिखी है, बायोग्राफी लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि संघ में वो काम नहीं हो रहा और संघ में, लेकिन ये सच है कि संघ में पहले दिन से हेडगेवार से मोहन भागवत तक अभी भी कोई लोअर कास्ट का या दलित या पिछड़ा सर संघ चालक नहीं बना। और मैं आगे बताऊं आपको कि आगे के 10 साल में भी मैं पूरी उसकी जो एनालॉजी देख रहा हूँ, हाँ। आगे के सरसंघ चालक के अलावा जो सह सरकार्यवाह है, सरकार्यवाह है, वहां पर भी अगले 10 साल में नहीं, मुझे लगता है अगले 20 साल में भी कोई जो है अब गैर अपर कास्ट कहना चाहिए वो सरसंघ चालक बन पाएगा। तो इवोल्यूशन तो हम कई तरह से वैसे भी देखते हैं कि जैसे ड्रेस भी बदली, हाँ, लेकिन महिलाएं अभी भी नहीं पहुंची। उनका एक अलग संगठन बना दिया, लेकिन महिलाएं क्यों नहीं पहुंची अभी भी इस संगठन में? ये दो डिविजन्स क्यों? बहुत बहुत बड़ा, ये दोनों सवाल मैंने इस किताब में बहुत खुलकर किए हैं। और संघ के सारे बड़े पदाधिकारियों से जिनसे भी मिला हूं, मैं काफी लोगों से मुलाकात की है, करीब करीब 100 लोगों से मुलाकात इस दौरान मेरी हुई है, आलोचकों और समालोचकों और जो संघ के से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने 40 साल संघ में काम किया और फिर संघ छोड़ दिया, ऐसे भी लोग हैं। मतलब केवल स्वयं सेवक नहीं, बहुत एक्टिव तौर पर काम किया। उन लोगों ने क्यों छोड़ा, उन सबसे भी बात हुई। और ये सवाल मूल सवाल था मेरा, दोनों ही, ब्राह्मण वाला भी और महिलाओं वाला भी। तो महिलाओं को लेकर उनका कहना है कि जब शुरू हुआ था तब हमारे सोशल सिस्टम ऐसा नहीं था कि शाखाओं में महिलाएं जाएं, और आज भी मैदान में जहाँ शाखा लगती है वहां महिलाएं जाएं ये ठीक नहीं लगता। इस वजह से महिलाओं की शाखा में हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन संघ के जितने सहयोगी संगठन हैं उन सब में महिलाएं हैं, चाहे वो बीजेपी हो, एबीवीपी हो, और जो संगठन है उन सब में भी। और राष्ट्र सेविका समिति, जिसे आप महिलाओं का अलग संगठन कहती हैं, वो हेडगेवार जी के निर्देशन में बना। हेडगेवार जी ने अपने संघ के जो प्रचारक थे उन्हें वहां पर ट्रेनिंग में भेजा। आज तो वो सब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो वो महिलाएं भी बड़े तौर पर संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यदि विदेशों में देखें तो विदेशों में पारिवारिक शाखाएं होती हैं, तो वहां पारिवारिक शाखाएं क्योंकि क्लोज डोर होती हैं, हॉल्स में होती हैं, तो वहां मेल फीमेल मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे सब साथ में जाते हैं। तो उस तरह से नहीं है, लेकिन अपेरेंटली यदि आप एक नजर में देखेंगे, और ये सवाल भी मैंने कहा कि 2025 में भी क्या मैं शाखा में महिलाओं को देख सकता हूँ या संघ में ज्यादा भागीदारी देख सकता हूँ, तो उसका जवाब करीब करीब ना था। अब फौज पे पहुंच गई महिलाएं, कॉम्बैट रोल्स में पहुंच गई, लेकिन अभी संघ में समय लगेगा। अगला सवाल मेरा ये, मुस्लिमों के प्रति सोच, ना मुसलमान संघ से जुड़ सकते हैं, ना संघ की जो आइडियोलॉजी है उसने एक तरह से इस पूरे भारत की एक बड़ी आबादी को अलग करके रखा है अपने आप से। तो उसके बारे में भी क्या सोच में बदलाव आया है या वही एक कट्टर रवैया है? रवैया कट्टर नहीं है, आप कैसे देखते हैं? सोच में बदलाव संघ के नेतृत्व के स्तर पर आया है, लेकिन ये कोशिश बार बार होती रही। सबसे पहली कोशिश जो है बाला साहब देवरस के वक्त में हुई थी, इमरजेंसी के दौरान। जब इमरजेंसी के वक्त जेल में थे तो वहां पर मुस्लिम संगठनों के लीडर भी थे और संघ के लीडर भी थे, तो उस दौरान काफी उनमें बातचीत हुई और उसके बाद उनमें दोनों में एक रास्ता बना। लेकिन जब बाला साहब देवरस ने मुसलमानों की एंट्री की बात संघ की उसमें की, जबकि वो सरसंघ चालक थे, तो वो उसे रिजेक्ट कर दी गई, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि 2018 में जो मौजूदा सरसंघ चालक हैं उन्होंने 3 दिन की व्याख्यान माला की थी। उस व्याख्यान माला में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। तीसरी बात हुई, जो बड़ी बात थी, जो बाला साहब देवरस और फिर सुदर्शन जी के वक्त में हुई, कि बंच ऑफ थॉट्स जिसकी चर्चा हम सब लोग करते रहते हैं, या जब भी संघ को गाली देनी हो तो उसका चर्चा करते हैं, और उसमें मुसलमानों को लेकर, तो उसमें उसे भी कह दिया गया कि वो फाइनल वर्ड नहीं है, वो फाइनल वर्ड नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो किस तरह से सुना गया और सामयिक था। मोहन भागवत ने उसको ज्यादा स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि उसको केवल सामयिक दृष्टि से देखना चाहिए, जो गुरुजी की विचारधारा है उसको हमने गुरुजी समग्र में अलग से किया। बंच ऑफ थॉट्स से कि जो मुसलमान और ईसाइयों को लेकर जो मुद्दा था उससे संघ ने अपने आप को अलग कर लिया। और मोहन भागवत ने कहा कि संघ हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है। लेकिन ये बात को मैंने सवाल किया कि क्या ये बात
स्वयं सेवक तक परकोलेट हुई है? आखिरी लास्ट मैन स्टैंडिंग तक। लास्ट मैन क्या वो सोच रहा है? क्योंकि जो बीजेपी में आप देखते होंगे कि रोज बयानबाजी होती है, कुछ कुछ होता रहता है, संघ तो बयान नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता वो भी संघ का ही एक तरह से बाई प्रोडक्ट है, वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो परकोलेशन अभी नहीं हुआ है। हो सकता है उसमें बहुत साल लगे, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, जिसका किताब में जिक्र किया है कि बीजेपी संघ के एक बड़े पदाधिकारी से मैंने सरसंघचालक के इस बयान पर पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सरसंघचालक ने अपनी बात कही है, लेकिन नेतृत्व बदलता है तो विचार भी बदलते जाते हैं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल या ऑलमोस्ट आखिरी सवाल, कि संघ को हमेशा रिमोट कंट्रोल कहा जाता था, तो अब आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे रिमोट कंट्रोल से वो पावर स्टीयरिंग उसके हाथ में जा रही है, और इसका भविष्य कैसे देखते हैं? रिमोट कंट्रोल अब नहीं रहा है करीब करीब। यदि वही बात मैं कह रहा हूँ कि नीति निर्धारण के वक्त में आपस में दोनों लोग सलाह करते हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल नहीं रहा है, बल्कि संघ को लगता है कि अपना एजेंडा जितना आराम से चलाया जा सके बीजेपी के थ्रू, उसे चला लेना चाहिए। तो रिमोट कंट्रोल जो 80 के दशक में था, 85 तक था, 90 तक था, वो रिमोट कंट्रोल वाली भूमिका नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की एक पार्टी हो गई है, सो कॉल्ड, जो उनका दावा कि 18 करोड़ लोग हैं, तो वो बड़ी पार्टी है। बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, केंद्र में 2-2 बार बहुमत वाली सरकार आ गई है। तो आज बीजेपी को कंट्रोल करना नागपुर से नहीं हो सकता। अब तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और रिमोट कंट्रोल पावर स्टीयरिंग भी नरेंद्र मोदी जी के पास है। उस गाड़ी की जो साइड वाली सीट है, ड्राइविंग सीट के साथ वाली, उस पे सरसंघचालक बैठे हुए हैं। तो वो बताते रहते हैं कि सड़क पर जी 3 बार बैन हुआ ये संगठन, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम होने की कोशिश कर रहा है। इसका भविष्य कैसे देखते हैं? इसका भविष्य बहुत मेरे ख्याल से बहुत ताकतवर होने का है। और जो 3 बार का जिक्र आपने किया, मैंने भी उसका जिक्र तीनों बार का किया है कि 3 बार रायसीना हिल से और साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक से उसकी पाबंदी की गई। और आज आप जाएंगे रायसीना हिल पर और साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में, तो वहां पर सब जगह संघ के ही पदाधिकारी नजर आएंगे, जो संघ के प्रचारक रहे हैं, जो संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। और संघ का जो समाज में जो काम चल रहा है, जिसकी जानकारी कम लोगों को होती है, उससे इसको तोड़ना, मान लीजिए यदि कोई नई सरकार भी आ जाए, नई विचारधारा वाली, और वो पाबंदी भी लगा दे, तो आज संघ को तोड़ना या कमजोर करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात, संघ ने इस 6 साल में खासतौर से समाज का या सरकार का कोई संगठन नहीं रहा जहां उसके पदाधिकारी नहीं हो, भले उनकी, लेकिन उनकी सोच के लोग वहां पर पहुंच गए। तो उन्हें अगले 20 साल भी हटाना मुश्किल काम है। तो अब ये 1949 का संघ नहीं है कि आपने बैन लगा कर दिया और जिस तरह से सरकार ने उसको तोड़ने की कोशिश की, वो काम अब नहीं हो सकता। मतलब संघ ने अपनी जड़ें बहुत अच्छे से मजबूती से बना ली है। और विचारधारा के तौर पर, खासतौर से एजुकेशन को आप देखेंगे कि एजुकेशन में वो सारे लोग हैं। आज विश्वविद्यालयों को देखें, यूनिवर्सिटीज को देखें, कॉलेजेस को देखें, जो सरकार के बड़े संस्थान हैं, उन सब जगह पर संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये लगातार ताकत बढ़ रही है। बीजेपी भले ही सरकार में ना रहे, हो सकता है मतलब 2024 में नहीं रहे, 2030-29 में ना रहे, जो भी होगा, लेकिन संघ की ताकत को आप कम नहीं कर सकते। और बीजेपी को जब भी फिर सरकार में आना होगा तो फिर संघ की तरफ देखना होगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो संघ का स्वयंसेवक है, वो घर घर तक जुड़ने लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संघम शरणम गच्छामी एक बीजेपी की अब मजबूरी भी है। आपकी किताब की चर्चा के बहाने आरएसएस की चर्चा हुई। विजय त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। द प्रिंट से आप जुड़ते रहें और इस तरह की रोचक सामग्री आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। और ये किताब आलोचकों के लिए भी है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आप संघ को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन आज आप संघ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।